नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही साथियों, आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं। इसलिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथियों, हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, हम राजस्थान का प्रजामंडल पढ़ रहे थे और मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, सिरोही, किशनगढ़, इन प्रजामंडल के बारे में लगभग हम देख चुके हैं। आज जो हम प्रजामंडल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जयपुर का प्रजामंडल। तो आइए साथियों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम प्रजामंडल पढ़ेंगे, प्रजामंडल का नाम है जयपुर का प्रजामंडल। तो साथियों, जयपुर के जयपुर के प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो देखो खास विशेषता क्या है। जयपुर के प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो जयपुर के प्रजामंडल के समय पहला तो जयपुर का शासक कौन था, सेकंड जयपुर में उस समय कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं, पीएम कौन कौन रहे हैं। इसके अलावा इसके अलावा जयपुर रियासत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो जयपुर में कौन कौन से क्षेत्र थे, तो देखो शासक की अगर बात की जाए तो जयपुर प्रजामंडल के समय शासक कौन था, तो मानसिंह सेकंड था, पहली बात। प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं, तो आपको देखना है ब्यूचैम्प, इसके बाद ज्ञाननाथ, और ज्ञाननाथ के बाद सर मिर्जा इस्माइल, सर मिर्जा इस्माइल। और सर मिर्जा इस्माइल के बाद कुछ किताबों में लिखा हुआ है कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी। जयपुर रियासत में जयपुर के अलावा कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो जयपुर तो था ही, इसके साथ साथ शेखावटी क्षेत्र भी शामिल था। और शेखावटी क्षेत्र में वर्तमान के 3 जिले शामिल हैं, चूरू, सीकर और इसके साथ साथ झुंझुनू। ये 3 जिले शामिल हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो आपको ये थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक है, शासक मानसिंह सेकंड था, ब्यूचैम ज्ञाननाथ और सर मिर्जा इस्माइल और कुछ किताबों में कृष्णमाचारी। ठीक है, ये यहाँ प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा ठीक है, जयपुर जयपुर के साथ साथ इसमें शेखावटी अर्थात चूरू, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र शामिल है। राजस्थान में अगर बात की जाए जयपुर प्रजामंडल में, जयपुर प्रजामंडल में जनजागृति फैलाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है, तो जनजागृति फैलाने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है अर्जुन लाल सेठी को, अर्जुन लाल सेठी को। पहली बात, अर्जुन लाल सेठी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। देखो, इनका जन्म जो हुआ वो 9 सितंबर 1880 को जयपुर के जैन परिवार में, जयपुर के जैन परिवार में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। पहली बात, मृत्यु देख लो इनकी। ठीक है, तो 23 सितंबर 1941, 23 सितंबर 1941 को अजमेर में इनकी मृत्यु हुई, अजमेर में इनकी मृत्यु हुई। कुछ उपनाम देख लो इनके कि उपनाम, इन्हें राजस्थान का तिलक और राजस्थान का दधीच कहा जाता है। राजस्थान का तिलक कहा जाता है इन्हें, और इसके साथ साथ इन्हें ही राजस्थान के दधीच के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का दधीची भी नहीं कहा जाता है। अब देखो, एक व्यक्ति हुए हैं, व्यक्ति का नाम है सुंदरलाल, व्यक्ति का नाम क्या है, सुंदरलाल। सुंदरलाल के द्वारा ये कथन कहा गया है, ठीक है, कि दधीची जैसी, दधीची
दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे, वह और उसी दृढ़ता के साथ मृत्यु को अपने गले लगा लिया। मृत्यु को अपने गले लगा लिया। ये कथन सुंदरलाल ने कहा है। किसके बारे में कहा है? तो अर्जुनलाल सेठी के बारे में कहा है। तो याद रखना, इन्हें राजस्थान का तिलक व राजस्थान का दधीची भी कहा जाता है। सुंदरलाल के द्वारा कहा गया कि त्याग व दृढ़ता के साथ इनका जन्म हुआ और इसी दृढ़ता के साथ इन्होंने मृत्यु को अपने गले लगा लिया। ये कथन किसका है? सुंदरलाल का है। इसके अलावा एक सिद्धांत है इनका फेमस, एकल्लो चलो रे सिद्धांत। एकल्लो चलो रे, तो एकल्लो चलो रे सिद्धांत किसका है? तो ये याद रखना, ठीक है, अर्जुनलाल सेठी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इनका एक कथन फेमस है, ठीक है, कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? तो अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? भारत से बाहर कौन निकालेगा? तो ये कथन अर्जुनलाल सेठी का है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। इसके अलावा इन्होंने कुछ गतिविधियों में भाग भी लिया है। इनकी प्रमुख गतिविधियां क्या क्या है ये देख लो, या फिर घटनाक्रम देख लो। प्रमुख गतिविधियां जैसे 1905-06 में इन्हीं के द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति, जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया गया जयपुर में। कहाँ किया गया? जयपुर में। ये ध्यान रख लेना पहला, 1905-06 में। इन्हीं के द्वारा 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की गई। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो आपको बताना है, अजमेर में। इन्हीं अर्जुनलाल सेठी के द्वारा 1907-08 में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की गई। कहाँ की गई? जयपुर में की गई। अच्छा, खास विशेषता क्या है? ये मुख्य क्रांतिकारी केंद्र था क्रांतिकारी गतिविधियों का राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, जैन वर्धमान पाठशाला। कारण क्या है? क्योंकि इसमें जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह जो बारठ है, एक केसर सिंह बारठ का भाई और एक केसर सिंह बारठ का पुत्र, शाहपुरा का बारठ परिवार, जिन्होंने प्राण न्योछावर कर दिए थे भारत को आजाद कराने के लिए। पूरा क्रांतिकारी परिवार था। ऐसे लोग इसमें अध्ययनरत रहे हैं यहीं पर। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा इन्हें बम बनाने की शिक्षा दी गई। लॉर्ड हार्डिंग्स पर 1912 में जब बम फेंका गया था तो उन गतिविधियों में शामिल थे। ये शामिल थे। तो कुल मिला के, ठीक है, जैन वर्धमान पाठशाला जो जयपुर में थी, ये क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देती थी, क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करती थी। इसी प्रकार 1908 में इन्हीं के द्वारा बालिका विद्यालय की स्थापना की गई जयपुर में। बालिका विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में।
इन्हीं के द्वारा 1927 में, हालांकि इनके द्वारा तो नहीं, ठीक है, जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुनलाल सेठी ने सहयोग दिया था। तो कहते हैं 1927 में चरखा संघ की स्थापना, चरखा संघ की स्थापना जयपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? जयपुर में। तो इसमें एक तो जमनालाल बजाज ने की थी स्थापना, तो जमनालाल बजाज के द्वारा इसकी स्थापना की गई, किंतु सहयोगी जो थे इनके, वो कौन थे? तो इनके सहयोगी जो थे वो अर्जुनलाल सेठी थे, अर्जुनलाल सेठी थे। तो कई क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो कुल मिला के अर्जुनलाल सेठी की अगर बात की जाए तो 9 सितंबर 1880 को जयपुर के जैन परिवार में इनका जन्म हुआ, जबकि 23 सितंबर 1941 को अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। अगर अर्जुनलाल सेठी की बात की जाए तो इनका सिद्धांत था एकल्लो चलो रे। इन्हें राजस्थान का तिलक व राजस्थान का दधीची के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति हुए सुंदरलाल, उनके द्वारा ये कहा गया है कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर ये जन्मे और उसी दृढ़ता के साथ इन्होंने मृत्यु को अपने गले लगा लिया। इनका कथन है कि अर्जुनलाल यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा भारत से। 1905-6 में इन्हीं के द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया गया जयपुर में, जबकि 1907 में इनके द्वारा जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की गई अजमेर में। 1907-8 में इन्हीं के द्वारा जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की गई, जो कि जयपुर में स्थित है। और यहीं पर कहते हैं जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ जैसे क्रांतिकारी वीरों ने शिक्षा प्राप्त की, जो कि जन जागृति का जयपुर में और इसके साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। इन्हीं के द्वारा बालिका विद्यालय की स्थापना की गई जयपुर में। और 1927 में जब चरखा संघ की स्थापना की गई थी जमनालाल बजाज के द्वारा, तो कहते हैं उनके सहयोगी जो थे अर्जुनलाल सेठी थे। इसी प्रकार कुछ गतिविधियां, कुछ घटनाक्रम जयपुर प्रजामंडल में घटित हुए। वो प्रजामंडल में घटित होने वाले घटनाक्रम कौन कौन से हैं? जैसे 1922 में हिंदी राजभाषा आंदोलन शुरू किया गया। नाम से पता पड़ रहा है क्यों किया गया होगा, क्या उद्देश्य होगा। तो देखो, हिंदी राजभाषा आंदोलन अर्थात हिंदी को उद्देश्य क्या रहा होगा? हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आंदोलन चालू किया गया, पहली बात। अच्छा, किस किसने चालू किया? तो याद रखना, ठाकुर कल्याण सिंह व इसके साथ साथ श्यामलाल वर्मा के द्वारा यह आंदोलन चालू किया गया। अच्छा, ये श्यामलाल जो है इन्हीं के द्वारा 1942 में जयपुर समाचार पत्र निकाला गया था, इन्हीं के द्वारा, श्यामलाल के द्वारा 1942 में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 1926 में एक आंदोलन चालू किया गया, इसका नाम था अनाज निकासी, अनाज निकासी आंदोलन। कारण क्या रहा निकासी आंदोलन? कारण क्या रहा? तो उस समय जयपुर में क्या पड़ गया था? अकाल। जयपुर में अकाल पड़ने के कारण, ठीक है, यहाँ एक आंदोलन चालू किया गया 1926 में, जिसका नाम क्या था? अनाज निकासी आंदोलन, अनाज निकासी आंदोलन। और इसी के बाद 1927 में चरखा संघ की स्थापना की गई। चरखा संघ की स्थापना की गई, कहां की गई? जयपुर में की गई, ठीक है। चरखा संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज,
इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक तो स्वरोजगार देना और इसके साथ साथ जन जागरण फैलाना। इन दो उद्देश्यों से चरखा संघ की स्थापना की गई। किसकी तर्ज पे की गई? तो 1925 में महात्मा गांधी के द्वारा आदमपुर पंजाब में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। पहली बार चरखा संघ की स्थापना की गई आदमपुर में। आदमपुर में महात्मा गांधी के द्वारा 1925 में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। चरखा संघ की स्थापना की गई और इसी की तर्ज पर या इसी की शाखा के रूप में, इसी की शाखा बोल रहा हूं या इसी की तर्ज पर, ठीक है, जमनालाल बजाज के द्वारा 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की गई। हालांकि ठीक है, इन्हीं जमनालाल बजाज के द्वारा 1925 में चरखा संघ की स्थापना अजमेर में भी की जा चुकी है। बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा चरखा संघ की स्थापना कुचामन डेडवाना क्षेत्र में की गई थी। जबकि आपसे पूछ ले जयपुर में चरखा संघ की स्थापना किसने की? जमनालाल बजाज ने 1927 में, लेकिन अजमेर में पूछे तो 1925 में। अजमेर में 1925 में, लेकिन सर्वप्रथम किसने की? महात्मा गांधी ने आदमपुर पंजाब में की थी और उसी की शाखा के रूप में यहां चरखा संघ की स्थापना की गई थी। थोड़ा सा जमनालाल बजाज के बारे में देख लेते हैं हम लोग। जमनालाल बजाज इनका जन्म जो हुआ है वो आपको याद रखना है 1889 में सीकर में एक स्थान पड़ता है काशी का बास। इस काशी का बास नामक स्थान पर सीकर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इन्हें अगर बात की जाए तो इनके कुछ उपनाम हैं। इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है, इन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र, इन्हें गुलाम नंबर 4 आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान का भामाशाह क्यों कहा जाता है? राजस्थान का भामाशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ठीक है, इन्होंने कई जगह सहायता की पैसों के रूप में। क्योंकि सेठ जमनालाल बजाज नाम है, तो सेठ है तो इसका मतलब खूब पैसा था। जैसे तिलक फंड की स्थापना की गई थी और तिलक फंड में इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि दी। ठीक है, इसी प्रकार अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यालय की स्थापना की गई थी और अलीगढ़ में जब मुस्लिम विद्यालय की स्थापना की गई थी, विश्वविद्यालय की, तो यहां इन्होंने 11,000 रुपए की राशि दान दी थी। इसी प्रकार जब राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया था तो राजस्थान सेवा संघ, इनके गठन में भी इन्होंने आर्थिक सहायता की थी। राजस्थान केसरी नामक जो अखबार निकाला गया था, यहां भी आर्थिक सहायता की थी। तरुण राजस्थान जो अखबार निकाला गया था, यहां भी इन्होंने आर्थिक सहायता की थी। तो कुल मिला के कई जगह आर्थिक सहायता की गई। इसी कारण इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहा गया। इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र और गुलाम नंबर 4 के नाम से जाना जाता है। कहते हैं 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। कौन सी उपाधि? तो राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ये वही सेठ जमनालाल बजाज, इन्हीं के नाम पर राजस्थान में माही नदी पर बजाज सागर परियोजना संचालित है, जो कि गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें गुजरात का भाग 55% जबकि राजस्थान का भाग 45% है। ये वही सेठ जमनालाल बजाज है जिनके प्रयासों से जयपुर में प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी और 1938 से लेकर लगभग 40 के बीच में यह जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष पद पे रहे। इन्हीं की पत्नी जानकी देवी सेठ जमनालाल बजाज की
1944 में जब जयपुर प्रजामंडल का छठा अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष रही 1944 में। तो यही सेठ जमनालाल बजाज है। तो सेठ जमनालाल बजाज का जन्म 1889 में सीकर में हुआ। पहली बात कहाँ हुआ? तो सीकर में काशी का बास नामक स्थान पे हुआ। इन्हें राजस्थान का भामाशाह, क्योंकि इन्होंने कई जगह आर्थिक सहायता दी। जैसे इन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की जब स्थापना की गई तो 11,000 रुपये दान किए। तिलक फंड की स्थापना की तो उसमें 1,00,000 रुपए का दान किया। राजस्थान सेवा संघ केसरी नामक, राजस्थान केसरी नामक अखबार, तरुण राजस्थान नामक अखबार, कई ऐसे अखबार जो हैं इनके संचालन में आर्थिक सहायता दी। कई संघ के संचालन में आर्थिक सहायता दी। इन्हें गुलाम नंबर 4 व गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर राजस्थान में माही बजाज सागर परियोजना का संचालन किया गया, माही नदी पर, जो कि राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें गुजरात का भाग 55% जबकि राजस्थान का भाग 45% है। 1938 से लेकर 40 के मध्य में यह जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। इन्हीं की पत्नी जानकी देवी, जो कि कहते हैं 1944 में जब जयपुर प्रजामंडल का छठा अधिवेशन संचालित किया गया तो उसके अध्यक्ष रही। 1920 में जब असहयोग आंदोलन चालू किया गया था तो इनके द्वारा राय बहादुर की उपाधि त्याग दी गई थी। यही सेठ जमनालाल बजाज। इन्हीं के द्वारा 1927 में चरखा संघ की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वह स्वरोजगार देना और इसके साथ साथ जन जागरण फैलाना था। अजो साथियों आगे अगर बात की जाए तो ये जो जन जागृति फैली, इसी का फायदा उठाते हुए 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो याद रखना, कपूर चंद पाटनी। तो कपूर चंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, किंतु यह निष्क्रिय रहा। यह संगठन कैसा रहा? निष्क्रिय रहा। पुनः कहते हैं 1936-37 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से, किसके प्रयासों से? तो 1936-37 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इसे पुनर्जीवित किया गया। हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया। अब ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई उसका नाम क्या है? जयपुर प्रजामंडल 1931, किंतु निष्क्रिय रहा। पुनर्जीवित 1936-37 में किया गया हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से, किंतु राजस्थान में प्रथम सक्रिय प्रजामंडल या राजनीतिक प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना, मारवाड़ प्रजामंडल 1934। दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। ये पुनर्जीवित 1936-37 में हुआ है, किंतु अगर पूछ लिया जाए कब स्थापना की गई? 1931 में। जब इसे पुनर्जीवित किया गया तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से किया गया, किंतु इसका अध्यक्ष जो बनाया गया ना, वो चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया। चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया, ये ध्यान रख लेना। कहते हैं इसका उपाध्यक्ष जो बनाया गया, जमनालाल बजाज को बनाया गया। जमनालाल बजाज को बनाया गया, जबकि इसका मंत्री जो बनाया गया वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। मंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। मंत्री किससे बनाया गया? तो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। तो ये कई बार पूछा गया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है, किंतु निष्क्रिय हो गया। 1936-37 में इसे पुनर्जीवित किया गया हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से, किंतु इसका अध्यक्ष जो बना पुनर्जीवित, चिरंजी लाल। उपाध्यक्ष जमनालाल बजाज। मंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री बने। इस प्रजामंडल के कुछ अधिवेशन हुए हैं।
इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ है जयपुर प्रजामंडल का, वो कब हुआ है? तो आपको याद रखना है, इसका प्रथम अधिवेशन 8-9 मई 1938 में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ। और इसकी अध्यक्षता जो की गई वो किसके द्वारा की गई? तो अध्यक्षता जो की गई वो आपको याद रखना है, जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। पहली बात, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कहते हैं इसमें शेखावटी किसान जो सभा थी, शेखावटी किसान जो सभा थी, शेखावटी किसान सभा का विलय जो है वो जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया। जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया प्रथम अधिवेशन के तहत। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, कि 8-9 मई 1938 को प्रथम अधिवेशन, ठीक है, जयपुर में हुआ। अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की है। किंतु शेखावटी किसान सभा का विलय कर दिया गया इसी अधिवेशन के तहत जयपुर प्रजामंडल में। इसी कारण से शेखावटी दिवस बनाया जाता है। शेखावटी दिवस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो 19 जून 1938 इस दिन शेखावटी दिवस बनाया गया। इस दिन शेखावटी दिवस बनाया गया। प्रथम अधिवेशन के तहत ही एक प्रोग्राम और बना लिया गया। क्या बना लिया गया? कि भाई जयपुर में हम क्या करेंगे? जयपुर में सत्याग्रह करेंगे। अच्छा, जयपुर में सत्याग्रह करेंगे, इसकी बात प्रथम अधिवेशन में कर ली गई, लेकिन क्यों करेंगे? क्या कारण है? तो कारण क्या रहा? कारण यह है कि जयपुर में सत्याग्रह क्यों किया जाएगा? तो इसका कारण यह था कि जयपुर में जो प्रजामंडल था, इस प्रजामंडल पे प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रजामंडल पे क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। और प्रजामंडल पे प्रतिबंध लगा दिया गया, इसी कारण से इस प्रथम अधिवेशन में कहा गया कि हम जयपुर में क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे। तो प्रथम अधिवेशन में ये महत्वपूर्ण विशेषता रही है, महत्वपूर्ण बातें रही है। 8-9 मई 1938 को प्रथम अधिवेशन हुआ जयपुर प्रजामंडल का। अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने जयपुर में की। खास विशेषता क्या है? शेखावटी किसान सभा का विलय कर दिया गया जयपुर प्रजामंडल में। इसी कारण से शेखावटी दिवस बनाया गया 19 जून 1938 को। और साथ ही ये निर्णय लिया गया कि जयपुर में हम सत्याग्रह करेंगे। क्यों करेंगे? क्या कारण है? क्योंकि जयपुर पे प्रजामंडल जो है इस पे क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध हटाने के लिए हम जयपुर में क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे। जयपुर में सत्याग्रह चालू हुआ। जयपुर में क्या चालू हुआ? सत्याग्रह। लेकिन जयपुर में सत्याग्रह चालू होगा इससे पहले जयपुर में तो प्रतिबंध लगा दिया प्रजामंडल पे। इसका मतलब एक कार्यालय की तो जरूरत है, क्योंकि जयपुर में जो प्रजामंडल का कार्यालय था वो बंद हो गया। कहते हैं जयपुर सत्याग्रह चालू करने से पूर्व सबसे पहले आगरा में क्या किया गया? जयपुर प्रजामंडल का कार्यालय स्थापित किया गया, पहली बात। और यहीं से जयपुर प्रजामंडल, ये जयपुर सत्याग्रह जो आंदोलन चालू किया गया, इसकी रूपरेखा तैयार की गई और यहीं से इसका संचालन किया गया। कहां से? आगरा से। इसके दौरान प्रथम जो सत्याग्रही बनी वो कौन बनी? तो प्रथम सत्याग्रही जो बनी वो कौन बनी? तो याद रखना, दुर्गाबाई। दुर्गाबाई जयपुर में जो सत्याग्रह था इसकी प्रथम सत्याग्रही थी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा और अन्य महिलाएं कौन शामिल हुई? इसका मतलब जयपुर में जो सत्याग्रह हुआ उसमें कई महिलाएं भी शामिल हुई। अन्य महिलाएं कौन कौन सी है? तो देखो, शारदाबाई, रमा देवी, विद्या देवी, सुमित्रा देवी, सुशीला देवी,
इंदिरा देवी, ये सभी की सभी महिलाएं जो हैं इसमें शामिल। ये क्वेश्चन आ चुका है और आपके सीधा क्वेश्चन आएगा कि जयपुर प्रजामंडल या जयपुर सत्याग्रह के तहत जिन महिलाओं ने भाग लिया वो कौन कौन है। तो प्रथम सत्याग्रही रमाबाई, सॉरी दुर्गाबाई, ठीक है। इसके अलावा रमाबाई, रमाबाई के अलावा शारदा, शारदा के अलावा विद्या, ये तो सब भगवान के नाम हो गए। इसके अलावा सुमित्रा, सुशीला और एक इंदिरा, ये 3 नाम और याद कर लो, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अच्छा, इसी जयपुर में जो सत्याग्रह चल रहा था तो इसके दौरान कहते हैं कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अच्छा, किन्हें किन्हें गिरफ्तार किया गया तो देखो, एक तो हीरालाल शास्त्री, एक तो हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, एक चिरंजीलाल मिश्र, चिरंजीलाल मिश्र, एक कपूरचंद पाटनी, कपूरचंद पाटनी, एक जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। कहते हैं जमनालाल बजाज को पहले तो निर्वासित किया गया और उसके बाद जो है इन्हें बंदी बना लिया गया। कुछ इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पहले जमनालाल बजाज को निर्वासित किया गया, फिर धोखे से बंदी भी बना लिया गया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया, उस चक्कर में इन्हें बंदी बना लिया गया। कहते हैं महात्मा गांधी के 5वें पुत्र थे। महात्मा गांधी को काफी लगाव था जमनालाल बजाज से। महात्मा गांधी ने कहा, धमकी दी कि भाई बात ऐसी है कि अगर तुम जमनालाल बजाज को नहीं छोड़ते हो तो हम जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी को अखिल भारतीय प्रश्न बनाएंगे। कहते हैं शासक ने, राजा ने या रियासत ने दबाव के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी, आप ये सोचो, एक कथन में उसकी इतनी ताकत थी कि महात्मा गांधी से जयपुर रियासत या जयपुर रियासत के शासक को समझौता करना पड़ा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गिरफ्तारी के बाद सेठ जमनालाल बजाज के गिरफ्तारी को हम अखिल भारतीय प्रश्न बनाएंगे इस कारण से, ठीक है। कहते हैं गांधी जी ने हस्तक्षेप किया, गांधी जी और इसके साथ साथ, ठीक है, राज्य के बीच में समझौता हो गया, राज्य के बीच में समझौता हो गया। अच्छा, कुछ शर्तें थी। क्या क्या शर्तें थी तो देखो, पहली शर्त तो, पहला तो प्रजामंडल पे क्या लगा हुआ है, प्रतिबंध। तो बोला प्रजामंडल से क्या हटाओ, प्रतिबंध लगाओ, हटाओ, क्योंकि सत्याग्रह इसलिए तो चल रहा था। तो बोला भाई प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दो, पहली शर्त ये रखी। अच्छा, दूसरी शर्त क्या थी, ठीक है, बोला हम सत्याग्रह को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, क्योंकि प्रतिबंध हट जाएगा तो फिर सत्याग्रह इसलिए तो चल रहा था तो उसको समाप्त कर देंगे भाई, ठीक है। बोला थर्ड शर्त क्या बोला, तुम उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कार्य करोगे, ठीक है। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कार्य करोगे, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कार्य करोगे, ठीक है। अच्छा, कहते हैं इसी शर्त में, इसी में एक शर्त रखी, क्योंकि गिरफ्तार किसके कारण किया गया था उस समय, प्रधानमंत्री जो था वो कौन था, ब्यूचेम्प। बोले इस ब्यूचेम्प को हटाया जाए, ठीक है, और इसको हटा के कहते हैं ज्ञाननाथ को प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि इसके बाद जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो सर मिर्जा इस्माइल को बनाया गया, सर मिर्जा इस्माइल को बनाया गया, ठीक है। जबकि दीवान जो बनाया गया वो कृष्णमाचारी को बनाया गया, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब कहते हैं ज्ञाननाथ प्रधानमंत्री बन गया यहाँ, लेकिन ज्ञाननाथ के अत्याचारों से भी बहुत परेशान हो गए थे ये लोग। कहते हैं जो शांति चल रही थी इतने समय से, वो शांति वापस से समाप्त हो गई और वापस से इसी प्रधानमंत्री ज्ञाननाथ के अत्याचारों के विरुद्ध वापस से इन्होंने क्या चालू कर दिया,
आंदोलन चालू कर दिया। और अब के आंदोलन होने के कारण अब के कहते हैं प्रजामंडल और राज्य के बीच में 2 अप्रैल 1940 को वापस से समझौता हुआ। एक पहले समझौता हुआ गांधी जी और राज्य के बीच में, तो इसमें क्या शर्त थी कि भाई प्रजामंडल से प्रतिबंध हटाओ पहले तो हम सत्याग्रह समाप्त कर रहे हैं, जो गिरफ्तार किए उन्हें छोड़ दिया जाए, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कार्य किया जाए, ठीक है। और इसके अलावा कहा गया कि ये बीयू चैम्बर जो है ढंग से कार्य नहीं किया, बोले इसी ने गिरफ्तार किया, बोले पहले इसको हटाओ, तो बोला इसको हटा के ज्ञाननाथ को बना दिया। ज्ञाननाथ को बना दिया तो ये ज्ञाननाथ जो है अपना अलग ही कार्य कर रहा था। इससे परेशान हो गए तो जो ये शांति बनी हुई थी ये जल्दी समाप्त हो गई। वापस से क्रांतिकारी आंदोलन में कूद गए, किंतु अब के वापस से प्रजामंडल और राज्य के बीच में वापस से समझौता हुआ। कब हुआ? तो 2 अप्रैल 1940 को। अब के समझौता और तगड़ा हुआ। बोले अब के क्या समझौता हुआ? बोले समझौते के तहत जो प्रजामंडल था उसको कानूनी मान्यता दे दी, प्रजामंडल जो था उसको कानूनी मान्यता दे दी और उसका पंजीकरण कर दिया गया। पहली बात तो ये हो गई कि प्रजामंडल को कानूनी मान्यता दे दी और इसके साथ साथ इसका क्या कर दिया गया? पंजीकरण कर दिया गया। पहली बात, ठीक है। सेकंड और शानदार काम क्या हुआ? बोला जो जनता है ना उसको भाषण का अधिकार दे दिया। तो जनता को किसका अधिकार दे दिया? जनता को भाषण का अधिकार दे दिया। इसी के तहत दिया गया है, जनता को भाषण का अधिकार दे दिया, ठीक है। इसके अलावा यहीं पे कह दिया गया भाई यहां तो कार्य करोगे। बोले यहां अब क्या है? बोले शासक जो भी राजा होगा शासक के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। और क्या है? बोले इसके अलावा एक और शानदार शर्त रखी है इन्होंने। बोले कोई बाहरी व्यक्ति है, बाहरी कोई भी क्रांतिकारी है और वो यदि प्रजामंडल से जुड़ता है तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन सभी शर्तों के साथ ये समझौता समाप्त हुआ। इन्हीं सभी शर्तों के साथ ये समझौता समाप्त हुआ। इसके बाद कहते हैं द्वितीय अधिवेशन। और द्वितीय अधिवेशन जो हुआ ये हुआ 25-26 मई 1940 को, ठीक है। ये भी जयपुर में हुआ। जयपुर में एक स्थान पड़ता है नथमल का कटरा, नथमल का कटरा इस नामक स्थान पे हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो की गई है वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई, हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई, ठीक है। एक थोड़ा सा याद रख लेना, इसका फेमस नारा था एक, उत्तरदायी शासन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो उत्तरदायी शासन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये थोड़ा सा याद रखना है नारा, ठीक है। तो उत्तरदायी शासन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका था? तो याद रखना द्वितीय अधिवेशन का था। हीरालाल शास्त्री ने इस अधिवेशन की क्या की है? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नथमल का कटरा जयपुर में हुआ है। डेट याद ना हो तो चलेगा, 1940 याद रखना। सिर्फ इतना से याद रखना कि 1940 में अध्यक्ष कौन था? हीरालाल शास्त्री था। 1938 में जमनालाल बजाज था। इससे पहले 1931 में कपूरचंद पाटनी था। 1936 में जब पुनर्जीवित किया गया उस समय चिरंजी लाल मिश्र था। 1944 में कौन होगा? तो 1944 में जानकी देवी होगी। ये नाम याद रखने हैं आपको अधिवेशन के, और यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, खास बात क्या हुई इस अधिवेशन में? सदस्यों में कुछ क्या हो गए? मतभेद हो गए, सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हो गए और मतभेद के कारण एक नए संगठन का जन्म हुआ
और संगठन का नाम क्या है? प्रजामंडल प्रगतिशील दल, प्रगतिशील दल या प्रोग्रेसिव पार्टी। प्रजामंडल प्रगतिशील दल बोल दो या प्रोग्रेसिव पार्टी बोल दो। सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है, क्वेश्चन आ चुका है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष जो थे वो चिरंजी लाल अग्रवाल थे, ना कि मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र जो है वो जब जयपुर प्रजामंडल को पुनर्जीवित किया गया उसके अध्यक्ष थे, जबकि प्रजामंडल प्रगतिशील दल के अध्यक्ष जो थे वो आपको याद रखना है, इसके अध्यक्ष थे चिरंजी लाल अग्रवाल। यही क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल ही में किसी न किसी एग्जाम में। इसके कुछ सदस्य भी थे, जैसे सदस्य और कौन कौन थे इसके, ठीक है। एक तो था हरलाल सिंह, एक था नेतराम, एक था घासीलाल और सबसे इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था देवी शंकर तिवारी। ये देवी शंकर तिवारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देवी शंकर तिवारी, घासीलाल, नेतराम और हरलाल सिंह। कहते हैं चिरंजी लाल अग्रवाल ने जो ये स्थापना की है जयपुर प्रजामंडल की, ठीक है, वो किसके तहत की है? तो आपको याद रखना है किसके तहत की है, तो आपको बताना है प्रजामंडल प्रगतिशील दल के तहत की है। आजो इसी प्रकार एक थोड़ा सा याद रखना, इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से की गई? तो संवैधानिक सुधार मांगों को लेकर, सुधार की मांग को लेकर इसकी स्थापना की गई थी। नाम क्या है? प्रजामंडल प्रगतिशील दल। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। अच्छा, कब की गई? तो 1940 में की गई। कब की गई? 1940 में की गई। तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो द्वितीय अधिवेशन, ठीक है, आपके जयपुर में हुआ, लठमल का कटरा, ठीक है। कब हुआ? तो 25-26 मई 1940 को हुआ। हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में हुआ, जिसका नारा था उत्तरदायी शासन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कहते हैं इसमें कुछ मतभेद हो गए सदस्यों में, इसी कारण से 1940 में चिरंजी लाल अग्रवाल की अध्यक्षता में संवैधानिक सुधार की मांग को लेकर एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम था प्रजामंडल प्रगतिशील दल या प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी। इसके सदस्य कौन कौन थे? तो हीरालाल सिंह, नेतराम, इसके अलावा देवी शंकर तिवारी, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है देवी शंकर तिवारी, और एक घासीलाल जी। इसके बाद अगर बात की जाए तो थोड़ा सा आप लोगों को ये याद रखना है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो जाता है, और ये वो दौर है जब वर्ल्ड में, विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। और उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो जाता है कि अंग्रेजों अब क्या छोड़ो, भारत छोड़ो। अच्छा, खास विशेषता क्या रही भारत छोड़ो आंदोलन में? राजस्थान की कौन कौन सी रियासतें शामिल नहीं होती है? तो सबसे पहले तो बीकानेर रियासत नहीं होती है, क्योंकि वहां गंगा सिंह का अधिकार था। तो गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों के कारण यहां भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। सेकंड, जैसलमेर। जैसलमेर में क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जैसलमेर की अगर बात की जाए तो यह भौगोलिक रूप से कटा फटा था, इसलिए यहां भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। जयपुर भी ऐसी रियासत थी जहां भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन कारण क्या था? समझौता। रियासत से क्या कर लिया गया? समझौता कर लिया गया। रियासत से समझौता करने के कारण ये एकमात्र रियासत ऐसी राजस्थान की जहां रियासत से समझौता कर लिया प्रजामंडल ने,
इसी कारण से भारत छोड़ो आंदोलन का यहां प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो 3 ऐसी रियासतें हैं जहां भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो, लेकिन कारण अलग अलग है। यहाँ बीकानेर की दमनकारी नीतियां थी गंगा सिंह की, बीकानेर में गंगा सिंह की। जैसलमेर भौगोलिक रूप से कटा फटा था, बहुत दूर था, ठीक है। इसके अलावा जयपुर में क्योंकि समझौता हो गया। अच्छा, समझौता क्या हुआ? तो समझौते का नाम है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। अच्छा, ये जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कब हुआ? तो आपको ये याद रखना है 16 सितंबर। अच्छा, 16 सितंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है? ओजोन दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस बनाया जाता है, ठीक है। तो 16 सितंबर 1942 को ये एग्रीमेंट हुआ। दो चीजें याद करो यहीं पर। अच्छा, खास विशेषता क्या है देखो मैं आपको बता देता हूं। जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ वो दो लोगों के बीच में, ठीक है, दो के बीच में हुआ। एक तो हुआ प्रजामंडल, और एक हुआ आपके रियासत के बीच में। कौन सी रियासत? तो जयपुर रियासत। जयपुर रियासत की ओर से यहां प्रधानमंत्री कौन थे? समझौता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सर मिर्जा इस्माइल, सर मिर्जा इस्माइल, जो कि जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे। यहां समझौता करने वाले व्यक्ति कौन थे? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। तो यहां हीरालाल शास्त्री ने समझौता किया और यहां सर मिर्जा इस्माइल ने समझौता। अच्छा, इसकी शर्तें क्या थी देखो। शर्तें, पहली शर्त क्या थी? बोले पहली शर्त सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बोले हमें कौन सा शासन चाहिए? उत्तरदायी शासन चाहिए। पहली शर्त हीरालाल शास्त्री ने रखी कि भाई हमें कौन सा शासन चाहिए? उत्तरदायी शासन चाहिए। इसी के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई है। कब से लड़ रहे हैं? बोला हमें उत्तरदायी शासन चाहिए। पहली शर्त ये रख दी। बोला सेकंड शर्त, बोले ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, द्वितीय विश्व युद्ध, बोला इसमें जयपुर की सरकार जो है वो आर्थिक सहायता नहीं करेगी, अंग्रेजों की आर्थिक सहायता नहीं करेगी। कौन सी? जयपुर की सरकार, ठीक है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जयपुर सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो राज्य के बाहर से जो क्रांतिकारी आए हैं, बाहर से क्रांतिकारी आए हैं, वो आंदोलन में सक्रिय हो सकेंगे, वो आंदोलन में भाग ले सकेंगे, आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे, ठीक है। राज्य इन पे कार्रवाई नहीं करेगा अगर ये भाग लेते हैं तो। सर मिर्जा इस्माइल भी दो शर्तें रखता है। बोला ठीक है। बोले पहली शर्त क्या है? बोला भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना है जयपुर प्रजामंडल को, और शासक के विरुद्ध, बोला हम राज्य के कोई बाहर से क्रांतिकारी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तुम शासक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करोगे। बोला शासक के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगी। इन्हीं सभी शर्तों से, ठीक है, एक एग्रीमेंट, एक समझौता हुआ जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा गया। कब हुआ? तो 16 सितंबर 1942। किस किस के बीच में? तो जयपुर प्रजामंडल और जयपुर रियासत। जयपुर प्रजामंडल की ओर से भाग हीरालाल शास्त्री ने लिया, जबकि जयपुर रियासत से प्रधानमंत्री थे इनके सर मिर्जा इस्माइल, इनके द्वारा लिया गया। इनकी दो शर्तें थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना, पहली बात। सेकंड, शासक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। बोला ठीक है। बोला हमारी 3 शर्तें हैं। बोला पहली शर्त क्या है? बोला एक तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करो जल्द से जल्द। बोला ठीक है। बोले सेकंड क्या शर्त है? बोले जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हम कोई फालतू का चंदा अंदा हमारी सरकार की ओर से अंग्रेजों को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं देंगे, और इसके साथ साथ अगर कोई बाहर का क्रांतिकारी आता है और यहाँ सक्रिय भूमिका निभाता है आंदोलन में, तो आप उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करोगे। इन शर्तों के साथ ये एग्रीमेंट, ये समझौता पूरा होता है। इसी कारण से जयपुर रियासत जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेती। किंतु यहाँ हीरालाल शास्त्री के कुछ समर्थक भी हो जाते हैं और कुछ जो है विरोधी भी हो जाते हैं। जैसे इस एग्रीमेंट के बाद कहते हैं जे नारायण व्यास जो थे, इन्होंने तो हीरालाल शास्त्री का समर्थन किया,
कि भाई जिस उद्देश्य से ये प्रजामंडल गठित था वो पूरा हो रहा है, तो इनका समर्थन किया गया। जबकि एक व्यक्ति है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा क्या कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा एक बात कहते हैं बहुत खतरनाक। माणिक्यलाल वर्मा सीधी स्पष्ट बात कहते हैं कि भाई देखो बात ऐसी है। बोले कैसी है? ये बोलते हैं कि हीरालाल जो शास्त्री है ना वो विश्वासघाती है। हीरालाल शास्त्री को विश्वासघाती ठहराया है। किसने ठहराया? माणिक्यलाल वर्मा ने। इसके अलावा अन्य भी विरोधी थे। कहते हैं इसी जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के विरोध में, ठीक है, एक और संगठन बना, इसका नाम था आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा का गठन जो है वो 1942 में हुआ और कब तक रहा? 1945 तक रहा। इसके अध्यक्ष बाबा हरिश्चंद्र थे। जबकि इसके अन्य सदस्य जो थे वो कौन कौन थे? तो देखो रामकरण जोशी थे। रामकरण जोशी। एक थे आपके दौलत राम भंडारी। एक थे आपके गुलाब चंद कासलीवाल। क्यों इसकी स्थापना की गई? क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि भाई उद्देश्य भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है, जयपुर भाग लेगा। भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर भाग लेगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट इसलिए किया गया था कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर रियासत भाग नहीं लेगी, लेकिन इसके विरोध में एक और संगठन बनाया गया, आजाद मोर्चा। इसका मतलब यह है कि बाबा हरिश्चंद्र, गुलाबचंद कासलीवाल, दौलत राम भंडारी, रामकरण जोशी, ये भी इसके विरोध में थे। ये भी हीरालाल शास्त्री के विरोधी बन गए थे। इन्हें कह दिया कि भैया सीधी सी बात है, हम नया एक संगठन बनाए। बोला प्रजामंडल तुम्हारे पास रखो, हम नया संगठन बना रहे। बोला आजाद मोर्चा। बोला हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से नया संगठन कौन सा बनाया गया? आजाद मोर्चा बनाया गया। किंतु कहते हैं, ठीक है, बोले जयपुर जो प्रजामंडल है, इस जयपुर प्रजामंडल का 7वां अधिवेशन हुआ। ठीक है, कब हुआ? तो 1945 में हुआ 7वां अधिवेशन। 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दौसा में हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष तो जो थे वो थे आपके लादूराम जोशी। ठीक है, लादूराम जोशी इसके अध्यक्ष थे। कहते हैं इस अधिवेशन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो लादूराम जोशी इसके अध्यक्ष थे। दौसा में अधिवेशन हुआ। कब हुआ? तो 1945 से 75 1945 में हुआ। कहते हैं इस अधिवेशन के तहत जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर आजाद मोर्चे का विलय जो है वो जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया। आजाद मोर्चा का विलय जो है वो जयपुर। कारण क्या था भाई? आधे लोग इधर लड़ रहे हैं, आधे लोग इधर लड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो उद्देश्य वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू आते हैं, ठीक है, और समझाइश करके आजाद मोर्चे का विलय जो है वापस से किस में कर दिया जाता है? जयपुर प्रजामंडल में कर दिया जाता है। इसी 7वें अधिवेशन में एक और बात रखी गई। क्या रखी गई? बोलो लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाए। जयपुर में किसका गठन किया जाए? लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाए। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का गठन किया जाए। उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। ये बात भी यहां रखी गई। और इस लोकतांत्रिक सरकार के लिए कई प्रयास किए गए। बोले कौन कौन से प्रयास किए गए? तो देखो लोकतांत्रिक सरकार व उत्तरदायी शासन के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए? देखो प्रयास कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले तो आरएस निर्णय समिति का गठन किया गया। इसे ही संविधान सुधार समिति भी कहा गया।
इसे ही संविधान सुधार समिति भी कहा गया। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई? 26 अक्टूबर 1942 को इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष आर.एस. हिरण्य थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? आर.एस. हिरण्य, ये इसके अध्यक्ष थे। कुछ इसके सदस्य भी थे। एक तो था अल्ताफ अहमद, अल्ताफ अहमद था एक तो, और ये सदस्य था। और एक इसका सचिव था, सचिव था ईश्वर दत्ता। एक इसका सचिव था, सचिव का नाम था ईश्वर दत्ता। हालांकि इतना डिटेल में आना नहीं है देखो, लेकिन फिर भी इतना तो याद रखो, ठीक है, कि आर.एस. हिरण्य समिति का, ठीक है, जो गठन किया गया था, क्यों किया गया था? लोकतांत्रिक सरकार और उत्तरदायी शासन के लिए। ठीक है, इसकी अगर बात की स्थापना कब की गई, तो 26 अक्टूबर 1942 को की गई। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो हिरण्य थे। ठीक है, जबकि सदस्य अल्ताफ अहमद और ईश्वर दत्ता इसके सचिव थे। इसने अपनी जो रिपोर्ट दी है ना, वो कब दी है? 25 अप्रैल 1942 को इसने अपनी रिपोर्ट दी है। सॉरी, 1943 को इसने अपनी रिपोर्ट दी है। 25 अप्रैल 1943 को इसने अपनी रिपोर्ट दी है। और इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई है। बोला कौन कौन सी सिफारिश है? बोला एक तो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करनी। बोला हाँ। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला विधानसभा का गठन करना पड़ेगा। बोला एक तो विधानसभा का गठन हो जो कानून बनाए, ठीक है, और एक प्रतिनिधि सभा का गठन हो, एक प्रतिनिधि सभा का गठन हो। अच्छा, ये किसका प्रतिनिधित्व करेगी? बोले एक तो ग्रामीण और निम्न स्तर के जो व्यक्ति हैं, ग्रामीण और निम्न स्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रतिनिधि सभा का गठन किया जाए। कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार या उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आर.एस. हिरण्य समिति का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट दी 25 अप्रैल 1943 को। इसमें सिफारिश की गई कि विधानसभा का गठन किया जाए एक तो, और सेकंड गठन किसका किया जाए? प्रतिनिधि सभा का गठन किया जाए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का और निम्न स्तर के लोगों का जो है प्रतिनिधित्व करेगी। ये इसमें सिफारिशें की गई। सिफारिशों को मान भी लिया गया। बोले कब मान लिया गया? तो पांचवा अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1943 को। ठीक है, कहाँ हुआ? तो करौली में हुआ। करौली में एक स्थान पड़ता है हिंडौन। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने करी? देवी शंकर तिवारी। ठीक है, और इसने बोल दिया ठीक है, बोले ये जो सिफारिश की गई है, बोले इस सिफारिश को हम मानते हैं। तो सहमति जता दी गई, सहमति जता दी गई कि ठीक है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। और इसके साथ साथ के.एम. मुंशी के द्वारा ये घोषणा कर दी गई 1946 में कि हम किसकी? उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। ये घोषणा 1946 में के.एम. मुंशी के द्वारा कर दी गई। और इसके साथ साथ 28 मार्च 1948 को जयपुर में लोकप्रिय सरकार की घोषणा कर दी गई। जयपुर में लोकतांत्रिक या लोकप्रिय सरकार की घोषणा कर दी गई। एक मंत्रिमंडल बना दिया गया, और इस मंत्रिमंडल में अगर बात की जाए, ठीक है, तो इस मंत्रिमंडल में कह दिया गया कि एक तो होगा दीवान, एक हो गया मुख्य सचिव, और 5 होंगे सचिव। 5 क्या होंगे? सचिव होंगे। बोला दीवान किसे बनाया गया? तो याद रखना, दीवान बनाया गया टीवी कृष्णमाचारी को।
कृष्णमाचारी को दीवान बना दिया, अर्थात ये पीएम था। एक मुख्य सचिव बोले हीरालाल शास्त्री को मुख्य सचिव बना दिया गया, ये सीएम था एक तरीके से। और 5 बना दिए गए सचिव, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है देवी शंकर तिवारी। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम। कारण क्या है? कारण यह है कि ये एकमात्र गैर सरकारी सदस्य था मंत्रिमंडल का। जयपुर प्रजामंडल में जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था, इसका एकमात्र गैर सरकारी सदस्य कौन था? तो देवी शंकर तिवारी, एकमात्र गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, इसी के द्वारा लोकवाणी नामक समाचार पत्र लिखा गया और यही आरपीएससी का अध्यक्ष भी रहा। अच्छा, खास विशेषता क्या? आरपीएससी का अध्यक्ष ही नहीं, सर्वाधिक कार्यकाल था इनका। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके कि आरपीएससी का अध्यक्ष रहा जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, वो कौन है? तो यही देवी शंकर तिवारी, ये याद रख लेना। इसके अलावा अन्य और सचिव कौन कौन थे? एक थे दौलतमल भंडारी, एक टीकाराम थे, एक कुशल सिंह थे और एक आपके अमर सिंह थे। अमर सिंह, कुशल सिंह, टीकाराम, दौलतमल भंडारी और देवी शंकर तिवारी, इनको सचिव बनाया गया। इनको क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। बाद में कहते हैं कि वृद्ध राजस्थान का गठन किया गया, वृद्ध राजस्थान एकीकरण का। ठीक है, चौथा चरण। ठीक है, कब हुआ? तो 30 मार्च 1949 को। और जयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कर दिया गया। जयपुर रियासत का राजस्थान में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। ठीक है, कहते हैं जयपुर को राजधानी बनाया गया। ठीक है, मान सिंह जो थे जयपुर के शासक, इन्हें राज प्रमुख बनाया गया, ये अंतिम राज प्रमुख थे। ठीक है, भूपाल सिंह जो कि उदयपुर के शासक थे, इन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया। इन्हें क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया। इस तरीके से अगर बात की जाए जयपुर प्रजामंडल का, ठीक है, राजस्थान में विलय हो जाता है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाती है और सफलता के साथ जयपुर प्रजामंडल आंदोलन समाप्त हो जाता है। बस इतना सा है जयपुर प्रजामंडल। एक बार रिवीजन देख लेते हैं इसका स्पीड में। देखो, जयपुर की अगर बात की, जयपुर प्रजामंडल शासक मानसिंह सेकंड, प्रधानमंत्री अगर बात की तो BHM ज्ञाननाथ, सर मिर्जा इस्माइल और अंत में जाते जाते कृष्णमाचारी। ठीक है, क्षेत्र बोले शेखावटी और जयपुर, 2 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, जन जागृति सर्वप्रथम किसने फैलाई? अर्जुनलाल सेठी ने। ठीक है, जन्म इनका खुद का 9 सितंबर 1880 को जयपुर के जैन परिवार में हुआ। मृत्यु, ठीक है, 13 सितंबर 1941 को अजमेर में हुई। इनको ही राजस्थान का तिलक और राजस्थान का दधीची के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल के द्वारा कहा गया कि दधीची त्याग और दृढ़ता के साथ इनका जन्म हुआ और इसी के साथ इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कहते हैं इनका एक सिद्धांत था, एकल्लो चलो रे। इनका कथन है कि भाई अर्जुनलाल अगर नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। कुछ गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया। 1905-6 में अगर बात की जाए, जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया गया जयपुर में। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की गई अजमेर में। 1907-08 सबसे महत्वपूर्ण जैन वर्धमान पाठशाला, जो कि क्रांतिकारियों का संचालन का गढ़ था जयपुर में। ठीक है, जयपुर में जोरावर सिंह बारड़ और प्रताप सिंह बारड़ जैसे क्रांतिकारी वीर यहाँ पे अध्ययनरत हैं। इसके अलावा बालिका विद्यालय की स्थापना जयपुर में की गई। 1927 में जमनालाल बजाज ने जब चरखा संघ की स्थापना की थी तो सहयोग किसने किया था? अर्जुनलाल सेठी के द्वारा किया गया था। 1922 में हिंदी राजभाषा आंदोलन की शुरुआत की गई, हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, और ठाकुर कल्याण सिंह और इसके साथ साथ श्यामलाल के द्वारा, श्यामलाल का खुद का एक अखबार है जयपुर समाचार पत्र। 1926 में अनाज निकासी के लिए एक आंदोलन चालू किया क्योंकि अकाल पड़ गया था, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 1927 में चरखा संघ की स्थापना की गई थी।
अध्यक्ष जो थे वो जमनालाल बजाज थे। 1925 में इनके द्वारा अजमेर में भी की गई चरखा संघ की स्थापना। उद्देश्य क्या रहा? तो स्वरोजगार और इसके साथ साथ जन जागरण फैलाना। किसकी तर्ज पे की गई? तो गांधी जी ने आदमपुर में पंजाब में, ठीक है, अगर जो चरखा संघ की स्थापना की गई उसी की शाखा या उसी के तर्ज पर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। हालांकि इसके लिए कुछ आंदोलन भी चलाए गए थे, इसके लिए कुछ आंदोलन भी चलाए गए थे। जैसे कौन कौन से आंदोलन चलाए गए? तो इसके लिए अकाल क्षेत्र से संबंधित एक आंदोलन चालू किया गया था, जिसमें कहते हैं, ठीक है, लोगों ने जब आंदोलन चालू किया था तो कहते हैं कि बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था, ठीक है, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए गए थे। और कहते हैं उसमें मोतीलाल तेजावत को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में कहते हैं 1931 में मोतीलाल तेजावत को, ठीक है, छुड़वाने के लिए मोतीलाल तेजावत दिवस भी बनाया गया 1931 में, वो इसी के तहत है सब कुछ। इसके अलावा सेठ जमनालाल बजाज का जो जन्म हुआ वो 1889 में सीकर में काशी का बास नामक उपनाम क्या था? राजस्थान का भामाशाह। गांधी जी का 5वां पुत्र गुलाम नंबर 4। भामाशाह क्यों कहा जा रहा? तिलक फंड में 1 लाख रुपए और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी अलीगढ़ में, ठीक है, विश्वविद्यालय, उसके लिए, ठीक है, 11,000 रुपए की सहायता। इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ को आर्थिक सहायता दी, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र को आर्थिक सहायता दी, तरुण राजस्थान को आर्थिक सहायता दी। इसी काम भामाशाह कहा जाता है। ठीक है, 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में, ठीक है, कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई। निष्क्रिय संगठन था। 1936-37 में जब इसे पुनर्जीवित किया गया तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से किया गया। कहते हैं पहले इसके बाद में, ठीक है, जो अध्यक्ष बने वो चिरंजी लाल मिश्र बने, ठीक है, उपाध्यक्ष जमनालाल बजाज, जबकि मंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। इसका प्रथम अधिवेशन जो है 8 से 9 मई 1938 में जयपुर में हुआ। अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। क्या खास विशेषता रही? तो शेखावटी किसान सभा का विलय कर दिया गया जयपुर प्रजामंडल में, और यहीं पे निश्चय किया गया कि हम जयपुर में सत्याग्रह करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जयपुर प्रजामंडल को क्या करना है? प्रतिबंध से मुक्त करना है, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। शेखावटी दिवस भी बनाया गया 19 जून 1938 को। जयपुर प्रजामंडल जब प्रतिबंध लग गया तो इसका मुख्यालय आगरा स्थापित किया गया, वहां से सत्याग्रह की शुरुआत की गई। कहते हैं इसकी पहली सत्याग्रही दुर्गाबाई को बनाया गया, जबकि अन्य कौन थी? तो शारदाबाई, ठीक है, विद्या देवी, रमाबाई, आपके सुशीला देवी, सुमित्रा देवी और इसके अलावा इंदिरा देवी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल मिश्र, कपूरचंद पाटनी और इसके अलावा जमनालाल बजाज को पहले निर्वासित किया गया, फिर बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी ने धमकी दे दी, ठीक है, कि भाई हम इसे अखिल भारतीय प्रश्न बनाएंगे। मजबूरन रियासत को महात्मा गांधी से समझौता करना पड़ा। समझौते की पहली शर्त क्या थी? प्रतिबंध हटा दो जयपुर प्रजामंडल से, तो हम सत्याग्रह को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे और उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए कार्य करेंगे। बाद में कहते हैं प्रधानमंत्री भी चेंज कर दिया गया। बीयूचेम को हटाकर ज्ञाननाथ को बनाया गया, लेकिन ज्ञाननाथ के अत्याचार से परेशान होकर वापस से आंदोलन में कूद पड़ते हैं। अब के जो समझौता होता है वो प्रजामंडल और राज्य के बीच में होता है। कब होता है? तो 2 अप्रैल 1940 को होता है। बोला इसकी शर्त क्या है? तो इसकी पहली शर्त ये है कि प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दी जाए, कानूनी मान्यता दी जाए, ठीक है, और इसका पंजीकरण कर दिया जाए। कर दिया गया। सेकंड शर्त क्या थी? कि शासक के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और जनता को भाषण का क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए। इसके अलावा जो बाहरी क्रांतिकारी हैं इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कहते हैं द्वितीय अधिवेशन जो हुआ वो भी जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? तो नथमल का कटरा नामक स्थान पे जयपुर में हुआ, ठीक है, 25-26 मई 1940 को हुआ। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में हुआ। इसका प्रमुख नारा क्या था? उत्तरदायी शासन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उत्तरदायी शासन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कहते सदस्यों में मतभेद हो गए। मतभेद होने के कारण से एक अन्य दल का निर्माण हुआ। चिरंजी लाल अग्रवाल उसके अध्यक्ष बने, ठीक है। दल क्या था? तो प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी अर्थात प्रजामंडल प्रगतिशील दल 1940 में गठित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था संवैधानिक सुधार की मांग करना। अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो देखो देवी शंकर तिवारी था एक तो, ठीक है, इसके अलावा घासीराम, ठीक है, नेतराम और हरलाल सिंह, ये कुछ इसके क्या रहे? प्रमुख सदस्य रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो जाता है समझौते के कारण, ठीक है। कहते हैं कि जयपुर रियासत इसमें भाग नहीं रहती, ऐसी एकमात्र रियासत है राजस्थान की। समझौता कौन सा होता है? तो 1942 में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट होता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस बनाया जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि भाई प्रजामंडल की ओर से हीरालाल शास्त्री भाग लेते हैं, जबकि जयपुर रियासत की ओर से पीएम सर मिर्जा इस्माइल भाग लेते हैं, ठीक है। कहते हैं हीरालाल शास्त्री अपनी मांगे रखते हैं कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसमें हम, ठीक है, जयपुर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता नहीं करेंगे, और इसके अलावा राज्य से कोई बाहरी व्यक्ति, ठीक है, हमारे इस आंदोलन से जुड़ता है, सक्रिय भूमिका निभाता है, तो राज्य कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बोला ठीक है।
ये कहते हैं कि भाई आप भी हमारी दो शर्तें मान लो। बोला क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लेना एक तो, और सेकंड हमारे जो शासक है इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बोला ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए इसी के विरोध में, कहते हैं कि एक तो जयनारायण व्यास इसका समर्थन करते हैं, हीरालाल शास्त्री का, जबकि माणिक्यलाल वर्मा इन्हें विश्वासघाती ठहराते हैं। ठीक है, कहते हैं इसी के विरोध में आजाद मोर्चे का गठन किया जाता है 1942 से 45 के बीच में। कहते हैं अध्यक्ष बाबा हरिश्चंद्र होते हैं और इसके अन्य सदस्य रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी और गुलाब चंद कासलीवाल होते हैं। उद्देश्य क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना था। जयपुर प्रजामंडल का जब 7वां अधिवेशन होता है तो 1945 में दौसा के अंदर, जिसकी अध्यक्षता लालूराम जोशी के द्वारा की जाती है, कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आजाद मोर्चे का विलय कर दिया जाता है। बोले किस में कर दिया जाता है? तो किस में कर दिया जाता है? जयपुर प्रजामंडल में। लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए क्या क्या कार्य किए गए? तो देखो, पहला प्रयास RS हिरण्य समिति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो सदस्य एक थे आपके अल्ताफ अहमद, और सचिव जो थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है, ईश्वर दत्ता। ठीक है, 26 अक्टूबर 1942 को इसका गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1943 में 25 अप्रैल को, और इसमें सिफारिश की गई कि एक तो विधानमंडल का गठन किया जाए, विधानसभा का गठन किया जाए, और एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया जाए, जो कि ग्रामीण और निम्न व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि मंडल होगा। तो कहते हैं कि इसको 5वें अधिवेशन जो हुआ था, किसका? तो इसका जयपुर प्रजामंडल का कहाँ हुआ? करौली के हिंडोली में हुआ। देवी शंकर तिवारी के नेतृत्व में इस सिफारिश को मान लिया गया, इसको सहमति दे दी गई। और कहते हैं 1946 में कैमुसी ने यह दर्शा दिया गया कि भाई उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी जयपुर में। और 28 मार्च 1948 को जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा की गई। एक मंत्रिमंडल तैयार किया गया, जिसका में दीवान या प्रधानमंत्री जो बनाया गया वो कृष्णमाचारी को बनाया गया। मुख्य सचिव या CM जो बनाया गया वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, जबकि 5 सचिव बनाए गए इसमें, जिसमें से एक मुख्य सचिव का नाम क्या है? देवी शंकर तिवारी। मुख्य खास बात क्या है? गैर सरकारी सदस्य थे, और लोकवाणी नामक इन्होंने समाचार पत्र निकाला था। RPSC के अध्यक्ष भी रहे, सबसे लंबे कार्यकाल वाले। इसके अलावा दौलतमल भंडारी, आपके टीकाराम और कुशल सिंह और अमर सिंह इसके अन्य क्या रहे? कुछ सदस्य रहे। और इसके बाद वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949 को जयपुर रियासत का विलय हो जाता है, और इसी के साथ यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। जयपुर को राजधानी बनाया जाता है। मान सिंह इसके राज प्रमुख बनते हैं, ये अंतिम राष्ट्र प्रमुख होते हैं। इसके बाद राज प्रमुख का पद राज्यपाल में बदल जाता है, और एक थोड़ा सा याद रखना, भूपाल सिंह को महाप्रमुख बनाया जाता है, और ये आपके सफलता के साथ जयपुर प्रजामंडल समाप्त होता है। अगर आपको ये जयपुर प्रजामंडल हमारे द्वारा पढ़ाया गया बढ़िया लगे, ठीक लगे, और हमारी मेहनत लगे कि हाँ बंदे ने मेहनत की है हमारे लिए, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ाए। धन्यवाद।